हेलो दोस्तों, नमस्कार। डॉक्टर सुनीता सक्सेना बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार मैं बता दूं कि जो पहला पार्ट था इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसमें हमने पढ़ा था कि सर्कुलेशन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, ब्लड किसे कहते हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है और उसके फंक्शंस क्या हैं। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और लिम्फ क्या होता है। तो दोस्तों, ये पढ़ने के बाद में अब हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं और सेकंड पार्ट में हार्ट, जो हमारा बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, इसको बहुत आसानी से समझाया गया है कि इसके कितने कक्ष हैं, इसके वॉल्व जो इसमें पाए जाते हैं उनका कार्य क्या है, रक्त प्रवाह किस प्रकार से होता है और इसके कार्य क्या हैं। तो ये सब पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप पहली बार विजिट किया है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़े से जो पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। हमारा जो हार्ट है वो मस्कुलर है, पेशीय है, स्पेशल मसल्स का बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां। ठीक है। और ये पेशियां जो हैं ये बिना थके बिना रुके जीवन पर्यंत लगातार काम करती रहती हैं और हमें जीवित बनाए रखती हैं। दूसरी बात, हमारा हार्ट जो है हॉलो है, खोखला है, जिसके अंदर हमारा रुधिर भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। इसी के साथ ही इनवॉलंटरी अंग है, अनैच्छिक क्रिया करता है ये। इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो इनवॉलंटरी ऑर्गन है जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता। ठीक है। अब इसका जो मेन काम है, जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड को पंप करना। पंप करना मतलब क्या, जैसे कि हमारे घरों में मोटर लगी रहती है और वो हमारे जो पानी है उसको ऊपरी मंजिल तक पहुंचाती है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो हार्ट का काम है वो ब्लड को पंप करना, जिसमें पूरा ब्लड भरा हुआ है और जब वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो उसमें भरा हुआ रक्त जो है वो हमारी धमनियों में प्रवाहित होता है और हमारे हर एक अंग तक इसको पहुंचाता है। तो इसका काम क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक। अब बात आती है कि ये पाया कहाँ जाता है। तो ये पाया जाता है हमारी थोरेसिक कैविटी में, वक्षी गुहा में। वक्षी गुहा में कहाँ पाया जाता है, जो हमारे दोनों फेफड़े हैं उन फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। अब बीच में बता दूं, इसके पहले मैंने आपको श्वसन तंत्र बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, जिसमें बताया था कि हमारा जो लेफ्ट लंग है उसमें एक नौच पाया जाता है और नौच पानी, उस नौच के उसी के अंदर थोड़ा सा जो हमारा हार्ट है वो टिल्टेड रहता है। ठीक है। यदि हम कहें कि किस पोजीशन में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच, तो वो दोनों के सेंटर में ही पाया जाता है, दोनों लंग्स के, लेकिन थोड़ा सा जो उसका शेप रहता है ना कोन के समान, तो उसका थोड़ा सा जो कोना है वो लेफ्ट लंग की तरफ रहता है, टिल्टेड रहता है। इसलिए ये लगता है कि हमारे लेफ्ट साइड पर है, लेकिन लोकेशन इसकी बीच में ही होती है, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ शिफ्टेड रहता है इसका कोनिकल पार्ट। ठीक है। और इसके जो एक कैविटी है जिसको कि कहा जाता है मीडियास्टिनम, कभी आ जाए, नाम तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमारी थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है और लंग्स के डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। डायफ्राम वक्षी गुहा और उदर गुहा के बीच में जो पार्टीशन है उसके ऊपर स्थित होता है। तो इस तरह से मोटे तौर पे हम कहेंगे कि डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच में ये मीडियास्टिनम नाम की कैविटी में पाया जाता है और ये थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ इसका कोनिकल पार्ट शिफ्टेड दिखाई देता है या कहा जाता है, लेकिन ये बीच में ही रहता है। ठीक है, नॉच में, लेफ्ट लंग की नॉच में स्थित रहता है। अब बात आती है कि इसका जो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई करीब होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है इसकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका जो वेट है वो लगभग मेल और फीमेल दोनों का हम यदि कहें तो 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। और यदि कभी ऑप्शन में आ जाए आपको तो ये 300 ग्राम आप उसको लगाएंगे सही, यदि ये वहां पर है तो। और यदि कहें कि फीमेल में कितना है तो करीब 250 ग्राम और यदि मेल में है तो 300 ग्राम। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये कैसा है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कुछ कवरिंग होती है क्या? हाँ, इस हार्ट के ऊपर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है
जिसको कि कहा जाता है पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम नाम की जो मेम्ब्रेन है, इसके 2 स्तर होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। बाहरी स्तर जो है इसका वो कहते हैं इसको पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो भीतरी स्तर है उसको कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों ही लेयर्स के बीच में एक जो कैविटी है जिसको कि हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, द्रव, और उस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य ये है कि ये हमारे हार्ट को घर्षण से बचाता है, सूखने से बचाता है, रगड़ से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, जिससे हमारा हार्ट जो है वो बिना रुके बिना थके लगातार धड़कता रहे और हमें जिंदा बनाए रखे। ठीक है, तो कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारा हृदय। अब इस तक पहुंच गए हम लेयर्स। अब उसके बाद हम आते हैं हार्ट। तो हार्ट की यदि वॉल का हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है वो 3 परतों से बनी हुई है, 3 परतों से बनी हुई है। तो बाहर वाली जो परत है इसकी, बाहर वाली परत जो होती है वो एपिकार्डियम होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है एपिकार्डियम। एपी का अर्थ ही होता है ऊपर, सबसे ऊपर, बाह्य परत। फिर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल्स। ठीक है, तो ये मस्कुलर लेयर होती है बीच वाली, जो बहुत ही स्पेशल मसल से बनी हुई है, कार्डियक मसल से बनी हुई है। ठीक है ना, इसीलिए हमारे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट भी कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है ना। फिर इसके बाद अंदर वाली जो आती है वो है एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स इनर, तो सबसे आंतरिक परत जो है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो इस तरह से इसकी तीनों लेयर्स हो गई वॉल की। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे हार्ट में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं वॉल पर, और किस तरह से हमारे हार्ट को कौन सुरक्षा देता है, तो ये क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया, हमने बाहरी रूप से देख लिया कि हमारा, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि अभी बात हुई थी कि कितना इसका शेप कैसा होता है। तो शेप की बात कहें तो हमारी बंद मुट्ठी के समान होता है ये, बंद मुट्ठी, क्लोज्ड फिस्ट की तरह। जितना जिसकी फिस्ट होगी लगभग उतना ही इसका आकार होता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आते हैं आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको बहुत आसान शब्दों में हम ये कहेंगे कि हमारा जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है, वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्ष होते हैं। एक निचला मंजिल और एक ऊपरी मंजिल। अच्छे से आप इसको याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, ऊपरी मंजिल में 2 कमरे हैं, तो दोनों हमारे दाएं और बाएं आलिंद पाए जाते हैं। ठीक है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। इसी के नीचे 2 दूसरे कमरे हैं जिसको कि हम कह रहे हैं निलय या वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना। तो दोनों ही ऊपर के जो आलिंद हैं उसके बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा ये 2 कमरों में विभाजित रहता है। इसी तरह से हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें भी सेप्टम पाया जाता है, जिसके कारण ये 2 में हमको विभाजित दिखाई देता है। तो क्लियर, 4 चैम्बर, ऊपर के दोनों आलिंद और नीचे के दोनों निलय। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें और क्या पाया जाता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जो दोनों राइट साइड पर जो आलिंद और निलय है उसके बीच में एक दरवाजा है जिसको कि हम बोलते हैं राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर। समझ गए ना आप। तो दरवाजा, अब दरवाजा है तो उसमें किवाड़े भी होंगे, कपाट भी होंगे। तो उन कपाट को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या, जो 3 वलनों से बना हुआ है, 3 फोल्ड से बना हुआ है। ठीक है ना। तो आप नाम याद रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में किस तरह के कपाट पाए जाते हैं। तो ट्राइकस्पिड कपाट। अब बात आती है कि लेफ्ट साइड पर क्या, तो लेफ्ट साइड पर भी दोनों के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो कि एपर्चर है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर। ठीक है, इसमें भी दरवाजे पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। तो उन कपाट का नाम है बायकस्पिड या माइट्रल वॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बायकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व। ठीक, अब ये झिल्ली नुमा जो है, झिल्ली नुमा हमारे जो पाए जा रहे हैं कपाट, अब इस कैसे सधे रहेंगे। तो इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पाए जाते हैं लिगामेंट्स जिसका नाम है कॉर्डे टेंडिनी।
अब ये जो लिगामेंट्स हैं ये भी तो लिगामेंट्स ही हैं कॉर्डेटेंडनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे कुछ फोल्ड पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है पैपिलरी मसल्स, मसल्स के बने हुए कुछ फोल्ड पाए जाते हैं। तो टेंडने जो है इन कपाटों को, कॉर्डेटेंडनी इन कपाटों को पैपिलरी मसल से जोड़ के रखता है, जिसके कारण ये बिल्कुल अच्छे से सधे हुए रहते हैं और मुड़ते भी नहीं। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर कि हमारे किस तरह से कहाँ पे कौन से कपाट पाए जाते हैं। ये तो दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच पाए जाने वाले कपाट थे, वॉल्व थे, वॉल्व। ठीक है ना। अब एक वॉल्व और पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे एरोटा। यहां से आपने ये तो देख लिया कि ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है राइट, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन आपको यहाँ पे एक संरचना दिखाई दे रही है, एरोटा। एरोटा, एरोटा क्या होता है? आर्टिकल का मोटा रूप। ठीक है ना। एरोटा, तो दो तरह के एरोटा होते हैं हमारे, एक पल्मोनरी एरोटा, नाम से ही समझ में आ रहा है, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड। ठीक है। और दूसरा एरोटा हमारा सिस्टमिक एरोटा, जो राइट आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो इनमें भी वॉल्व पाए जाते हैं, इनमें अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा के समान इसमें जो है वॉल्व पाए जाते हैं। आधा चंद्रमा कैसा, इस तरह के इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। तो इसमें सेमी ल्यूनर वॉल्व पाए जाते हैं दोनों एरोटा में। अब बात आती है कि हमने पढ़ लिया कि किस तरह के वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है, क्यों पाए जा रहे हैं हमारे हार्ट में। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे हार्ट में उल्टे बहाव को, रुधिर के उल्टे बहाव को रोकते हैं। जब जिस डायरेक्शन में रुधिर को जाना है वहां जाने के बाद में बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उल्टा जो रुधिर है वो वापस ना लौट पाए। तो इनका मेन काम यही है कि उल्टे बहाव को रोकते हैं। क्लियर। चलिए, अब ये हमारा क्या क्या क्लियर हो गया। इसको बहुत आसान हमें समझना है, एक बिल्कुल स्टोरी की तरह। तो 4 चैम्बर्ड हो गए, उसके बाद हमारे वॉल्व हो गए। कौन सा वॉल्व कहाँ पाया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि किस तरह से हमारे हार्ट में रुधिर कहाँ से कहाँ आता है, इसका फ्लो कैसा है। तो इसी में मैं आपको फ्लो बताऊंगी। तो देखिए, आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सुपीरियर, देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा सुपीरियर वेना कावा। क्या है ये? सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा, वेना कावा मतलब वेन्स का मोटा वाला रूप। हमारे बॉडी की जितनी भी वेन्स होती है एंटीरियर रीजन से, हमारे शरीर के अग्रभाग से, वो सब जुड़कर एक मोटी सी वेन बना लेती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं अग्र महाशिरा। महाशिरा, मोटी सी वेन, शिरा। ठीक है। इसी तरह से हमारे शरीर के निचले भाग से जो है, निचले भाग से आती है हमारी क्या? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा ये वाली। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि हमारे शरीर के अग्रभाग से अग्र महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कावा, और हमारे शरीर के निचले भाग से पश्चिम महाशिरा यानी इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों ही महाशिराएं हमारे शरीर से कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ब्लड को लेके कहाँ आ रही है? हमारे दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद में आ गई। अब दाएं आलिंद में जब ये दायां आलिंद हमारा पूरा रक्त से भर जाता है तो ये ढकेलता हुआ, दरवाजे उसी तरफ खुलते हैं वेंट्रिकल की तरफ, ढकेलता हुआ जो रुधिर हमारा कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल जैसे आया तो ये कपाट जो है ना ये बंद हो जाते हैं, क्लोज एक ही तरफ। फ्लो इसका केवल कहाँ से कहाँ है? राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ। इसके बाद उल्टे बहाव को रोकने के लिए ये वॉल्व जो है बंद हो जाएंगी। ये है काम वॉल्व का यहाँ पर। तो ये बंद हो गए। अब जब ये पूरा हमारे वेंट्रिकल जब पूरा ब्लड से भर जाता है तो इसके लिए एकमात्र रास्ता होता है पल्मोनरी एरोटा। ठीक है ना। पल्मोनरी एरोटा किससे संबंधित है? लंग से। तो ये आगे चल के एरोटा 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ये लेफ्ट ब्रांच और ये राइट ब्रांच, और हमारे दोनों राइट और लंग, राइट और लेफ्ट जो हमारे फेफड़े हैं उस तरफ चला जाएगा, और वहां पर जाने के बाद में ये हमारे लंग्स में पाई जाने वाली जो कूपिकाएं हैं, जो एल्वुलाई है, उनके ऊपर ये पूरा नेटवर्क बना लेता है, जाल बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि वहां पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड देना है और ऑक्सीजन लेना है। वहां पर मतलब गैसों का आदान प्रदान होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा ऑन द सरफेस ऑफ एल्वुलाई। तो वहां पर जब ये आदान प्रदान हो जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन को लेकर जो है वो कहां पर खुलेगा? किसके थ्रू खुलेगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू।
तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आके खुल जाता है। तो आपने एक बात नोटिस की, नहीं की तो मैं बताती हूँ आपको कि देखिए सभी आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है, प्योर, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। तो देखा ना आपने कि क्यों, क्योंकि यही जो पल्मोनरी एरोटा है, पल्मोनरी एरोटा मतलब आर्टरी, ये क्यों है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हमारे लंग्स में और वहां से फिर प्योर ब्लड को लेके आती है। समझ गए ना आप, इसीलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आर्टरी, सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। इसी तरह पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड रहता है, इम्प्योर रहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड, किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। तो ये अब आपको अच्छी तरह क्लियर है। अब यहाँ पर जब ये हमारा राइट ऑरिकल ब्लड से भर जाता है तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और एकमात्र रास्ता इसको ढकेलता हुआ, धक्का मारता हुआ जो ब्लड है, किसको, माइट्रल वॉल्व को, बायकस्पिड वॉल्व को धकेलता हुआ कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये कपाट बंद। ठीक, अब इधर आने के बाद में क्या देखते हैं हम कि ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एकमात्र रास्ता इसको मिलता है हमारा सिस्टमिक एरोटा। ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ ब्लड जाता है तो इसमें पाए जाने वाले सेमील्यूनर वॉल्व भी बंद हो जाते हैं और इसके उल्टे बहाव को रोकते हैं। ठीक है, और यही एरोटा आगे चल के बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होकर हमारे पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो क्लियर है ना, आपको बहुत अच्छे से अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि वॉल्स के बारे में, मोटाई के बारे में, कि जो ऑरिकल्स की वॉल होती है वो पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स की दीवार होती है वो मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी। तो क्यों होती, और मोटी भी होती है तो उसमें भी पर्टिकुलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि यही तो हमारी पूरी बॉडी में, इसी के पंपिंग के कारण तो जो ब्लड है वो पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो इसको इतने दूर दूर तक पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है, इसलिए इसकी ज्यादा मस्कुलर होती है, इसकी वॉल जो होती है ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, अब ठीक है ना, तो दीवारों के बारे में पढ़ने के बाद अब बात आती है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। मैं इसको क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी आपने देखिए यहाँ का ब्लड का फ्लो देखा आपने इसमें, तो अब आपको और क्लियर होगा कि डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है। तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है। ठीक है ना, 2 बार कैसे गुजर रहा है, एक बार तो आता है इम्प्योर ब्लड आ रहा है यहाँ पर, तो एक बार आया और फिर गया लंग्स में, एक बार हो गया चक्कर, एक चक्कर, फिर दूसरी बार ये फिर से आया हमारे लेफ्ट साइड पर, यहां से आया और फिर गया हमारे पूरी बॉडी में, तो हो गया ना 2 चक्कर, इसलिए इसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। तो अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट बता सकते हैं, तो मैं वो आपका क्लियर कर दूंगी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब इसमें हृदय की धड़कन का संवहन, तो हमारे हार्ट में किस तरह से हृदय की धड़कन का संवहन होता है, इसका कंडक्शन कैसे होता है, तो ये जो बात करें तो ये हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में संवहन होता है। ठीक है, इसके लिए हमें ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये हमारे क्या हैं, दोनों, देखिए ये दोनों हमारे आलिंद हैं, आलिंद। तो आप देखिए यहाँ पर जो दायां आलिंद है ना, यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यूज का बना हुआ एक नोड पाया जाता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स की शुरुआत करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारे हार्ट की संवहन की शुरुआत करेगा। तो इसका नाम है ऐसे नोड। क्या है इसका नाम, ऐसे नोड। इसका फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड, और ये पेस मेकर कहलाता है हमारे हार्ट का। इसी के बाद, इसी के नीचे आप देखिए कि दोनों ऑरिकल्स के सेंटर पर ये जो बीचों बीच पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एवी नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो यहां से जो संवहन की शुरुआत हुई, कंडक्शन की शुरुआत किसने की, ऐसे नोड ने की,
और इसको पास इसने बॉल को कहाँ फेंक दिया, एवी नोड पर। तो संवहन यहाँ से यहाँ आ गया और इसी के नीचे पाया जाता है बंडल ऑफ हिज, स्पेशल टिश्यूज का बना हुआ एक संरचना जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। यहाँ तक आ गया और आगे चलकर ये इम्पल्स को कहाँ पहुंचाना है हमको, दोनों वेंट्रिकल्स पर। तो इसी के लिए जो बंडल ऑफ हिज है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट। और फिर इसमें से जो फाइन फाइबर्स भी निकलते हैं जिसको कि बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये पुरकिंजी फाइबर्स की मदद से ये जो इम्पल्स है ये दोनों वेंट्रिकल्स में फैला देता है। और इम्पल्स के फैलने से क्या होगा कि जब यहाँ से शुरू आई थी तो दोनों हमारे ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो इसका जो ब्लड था हमारे कहाँ आ गया, दोनों वेंट्रिकल्स पर आ गया। और जैसे इम्पल्स यहाँ पहुंचती है और दोनों वेंट्रिकल्स पर फैल जाती है तो रक्त से भरे हुए जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो भी संकुचित होते हैं और अपने अपनी तरफ के एरोटा में ये ब्लड को भेज देते हैं। तो क्लियर है। तो अब इसमें हमें क्या याद रखना है अच्छे से कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि पेसमेकर का क्या है, तो आपको याद रखना है एसी नोड, ठीक है। एवी नोड उसके बाद वाला है जो कि उसके संवहन को आगे बढ़ाता है, ठीक है। देन बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज कहाँ पाया जाता है, दोनों ऑरिकल्स के नीचे, ठीक है ना। फिर इसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स का क्या काम है, तो ये इम्पल्स को फैलाकर दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस तरह से इसके हृदय की धड़कन का संवहन होता है। अब बात आती है कि हृदय ध्वनियां क्या होती हैं, हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, कभी भी हम डॉक्टर के पास, पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा। जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है हमारे पीठ पर आला लगा के, आला यानी स्टेथोस्कोप, ये यंत्र है जिसके माध्यम से वो हमारे हार्ट की साउंड्स को सुनता है, स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। और उसमें जैसे कि कहते हैं कि किस तरह की ध्वनियां होती हैं, तो हम कहते हैं धक 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 नहीं होती है, ये 2 ध्वनियां हैं, हार्ट साउंड्स 2 होती हैं, एक होती है लब, एक होती है डब। तो जो पहली हार्ट साउंड है यह मैं इसको बताने से पहले ये बताऊंगी कि दोनों ही हार्ट साउंड्स की जो आवाज है, साउंड है, ये केवल हमारे वॉल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न होती है, हमारे वॉल्व जो हैं इनके बंद होने से उत्पन्न होती है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन से वॉल्व के बंद होने से कौन सी आवाज आती है, बस यही एक इसकी ट्रिक है कि आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं पहली हार्ट साउंड पर, जो किस तरह से हमारे साउंड करती लब के रूप में, ठीक है। तो पहली जो ध्वनि है लब, वो कब आती है, जब हमारे ये जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड कपाट और बाइकस्पिड कपाट, माइट्रल वॉल्व, जब ये बंद होते हैं ना तो ये आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये ध्वनि जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत को डिनोट करती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये बंद होगी तो ये रक्त जो हमारे भर जाएंगे और जब भरेंगे तो इसमें संकुचन होगा, ठीक है। तो लब पहली ध्वनि है और ये थोड़ी सी लंबी होती है, इसका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, थोड़ी धीमी होती, सुनाई हमें धीमी देती है ये, तो लब। अब बात आती है कि सेकंड हार्ट साउंड, तो सेकंड हार्ट साउंड जो है वो डप है, डप, ठीक है। और ये कब फॉर्म होती है, जबकि हमारे जो ये सेमील्यूनर वॉल्व है, सेमील्यूनर वॉल्व जो दोनों एरोटा में पाए जा रहे हैं, पल्मोनरी एरोटा और सिस्टमिक एरोटा में, उनके बंद होने से उत्पन्न होती है। तो बहुत सिंपल है, लब कब उत्पन्न होगी, जब हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट बंद होंगे, और डब कब उत्पन्न होगी, जबकि हमारे सेमील्यूनर वॉल्व जो हैं वो बंद होंगे। तो डब की आवाज जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है और थोड़ी तेज आवाज होती है। तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आपको बहुत पिन पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स में आपको याद रखना है, लब डब। लब कब फॉर्म हो रही है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट बंद हो रहे हैं, और डब कब हो रही है, जबकि हमारे सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो बंद हो रहे हैं। इज इट क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ये बहुत आजकल सुनने में आता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो ये है क्या ब्लड प्रेशर? तो जो रक्तचाप है वो हमारी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनकी दीवारों पर लगाया गया दबाव है, जो कि कौन लगाता है, ब्लड लगाता है, ठीक है ना। जैसे ही हमारा हार्ट पंप करता है तो एक झटके के साथ में जो रुधिर आगे बढ़ता है और
आपको तो पता ही है कि जो हमारे हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेजल है वो है एरोटा यानी आर्टरीज। तो जैसे ही वो झटके के साथ में आगे बढ़ता है तो ये धमनियों की दीवारों पर एक दबाव लगाता है, उसको हम बोलते हैं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर, अब इसके बारे में हम डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, अभी तो केवल आपको मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि सामान्य रक्तचाप कितना रहता है। सामान्य रक्तचाप रहता है 120/80 mmHg। Hg मतलब मरकरी, ठीक है, पारा। तो ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक यानी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जब जैसे ही एकदम से ब्लड आगे बढ़ता है तो जो उसमें दबाव पड़ता है उसके संकुचित होने से वो होता है 120 mmHg। ठीक है। और जब हमारा हार्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, शिथिल हो जाता है, उस समय होता है 80 mmHg। ठीक है। तो इस तरह से ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक संकुचित होने के समय ये होता है 120 mm, और जब इस शिथिल हो जाता है तो ये कितना होता है 80 mm। तो ये नॉर्मल है और इसको नापा जाता है इस स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा इसको नापा जाता है, जिसमें कि जो यंत्र का पट्टा रहता है ना बेल्ट, वो हमारी बाहां पर पाई जाती है ब्रेंकियल आर्टरी, जिसमें कि इसको बांधा जाता है। और जब इसको पंप करते हैं तो वो बिल्कुल टच में आ जाती है और उसमें जो रुधिर प्रवाह है उसको महसूस करते हैं, फिर वही ब्लड प्रेशर फिर हमारे यंत्र में दिखाई देता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो पूरा कवर हो गया है, आज की क्लास पूरी होती है। और अब हम अगली क्लास में जो भी रह गया है, डिसऑर्डर रह गए हैं, और मैं इसका टेस्ट लूंगी, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs लूंगी, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं, क्योंकि बहुत लेंदी है, कुछ टॉपिक्स हो सकता रह गए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, नमस्कार।